हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। आज की क्लास में आपने देख ही लिया होगा, आज हम पीरियोडिक टेबल जो हमारी आवर सारणी होती है उसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे। आज की क्लास साइंस की इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास से जो हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है इस क्लास को। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ना, उसके अंदर कुल 118 तत्व होते हैं। तो अगर 118 तत्वों को अगर हम व्यवस्थित क्रम में नहीं जताते तो इनका नाम याद करना नामुमकिन था। तो इनकी जो संयोजकता होती है उसको याद करने के लिए, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता को याद करने के लिए, या फिर इनकी सीक्वेंस याद करने के लिए, इनका नाम याद करने के लिए क्या किया गया, आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। जो आपके सामने जो आवर्त सारणी है ना, वो एक दिन में नहीं बनी, उसमें क्या लगे हैं, हजारों वर्ष लगे हैं। तो आपको ध्यान से समझना है। देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे तत्व होते हैं, तो जो आवर्त सारणी होती है ना, उसमें सबसे पहले खोज की थी डोबेराइन ने। डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइन का त्रिक नियम। तो सबसे पहले जो डोबेराइनर वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया था, त्रिक नियम दिया था। तो उन्होंने क्या बताया कि डोबेराइन ने बताया कि जो एक तो पहला तत्व रहेगा, पहला फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, एक रहेगा लास्ट एलिमेंट, अंतिम तत्व। हम क्या करेंगे, जो पहला तत्व रहेगा और जो लास्ट वाला तत्व रहेगा, इनका दोनों का क्या निकालेंगे, औसत, एवरेज। तो जो औसत निकालेंगे ना, वो क्या आएगा, जो बीच में जो एलिमेंट आएगा ना उनका, उसका क्या रहेगा, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो आपको क्या लेना है, पहले तत्व का क्या लोगे, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। लास्ट वाले एलिमेंट का भी क्या लोगे, एटॉमिक मास। उन दोनों का क्या करना है, आपको जोड़ करके 2 का भाग लगाना है, एवरेज निकालोगे तो बीच में जो एलिमेंट आएगा उसका एलिमेंट का क्या रहेगा, लगभग परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले जो डोबेराइन थे, उन्होंने क्या दिया, उनका त्रिक नियम दिया। उन्होंने क्या बताया, पहला तत्व रहेगा और लास्ट एलिमेंट रहेगा, उन दोनों का एवरेज निकालते हैं, वो बीच वाले एलिमेंट का क्या रहेगा, परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। देखो जैसे उन्होंने लिया लिथियम, जिसका सिंबल होता है Li, सोडियम लिया जिसका सिंबल क्या होता है Na, पोटेशियम लिया जिसका सिंबल क्या होता है K होता है। तो जो लिथियम होता है ना, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39। तो इन दोनों का क्या निकालना आपको, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाते हैं, तो 7 प्लस में 39, दोनों का जोड़ करेंगे और कितने का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाते हैं, तो कितना आता है हमारे पास 23। और 23 क्या होता है, जो सोडियम रहेगा उसका क्या होता है, एटॉमिक मास, क्योंकि ऊपर क्या दिया गया आपको, एटॉमिक मास, जिसे हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो आप ध्यान रखोगे, जो डोबेराइनर थे उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट तत्व रहेगा और लास्ट तत्व, दोनों का जो एवरेज निकालते हैं वो बीच वाले क्या आता है, लगभग समान आता है। सेकंड त्रिक क्या बताया, ये ध्यान रखना, फर्स्ट त्रिक होती है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सेकंड बताया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम को किससे दर्शाते हैं, Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba। तो इन जो फर्स्ट वाला कैल्शियम रहेगा और बेरियम, इन दोनों का क्या निकालना है आपको, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाना। जैसे 40 और 137 लिख लिया, 2 का भाग लगाएंगे कितना आता है 88.5। तो इसका भी क्या होता है, लगभग 88 होता है। तो दोनों का एवरेज क्या आता है, बीच वाले का एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान आता है। थर्ड उन्होंने त्रिक बताया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन को Cl से, ब्रोमीन को Br से, आयोडीन को किससे दर्शाते हैं हम, I से इनका सिंबल होता है। तो इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है आपको, 2 का भाग लगाओ कितना आता है 81.25, और इसका भी क्या एटॉमिक मास कितना होता है 80। तो डोबेराइन में आप ध्यान रखोगे, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, वो बीच वाले का क्या आता है, लगभग उसका क्या आता है, एटॉमिक मास के बराबर आता है। ये ध्यान रखोगे। देखो आगे, देखो डोबेराइनर के बाद में सेकंड आया न्यूलैंड।
न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने क्या दिया अपना अष्टक नियम। इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा और जो आठवां एलिमेंट आएगा ना, उन दोनों के जो करैक्टर होते हैं वो क्या रहेंगे, समान होते हैं। उनके गुण क्या रहेंगे, गुणधर्म समान होते हैं। जैसे हम बात करें जो हमारा संगीत होता है उसमें आते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा। देखो फर्स्ट एलिमेंट भी क्या है इसमें सा, और लास्ट वाले भी क्या है इसमें सा, तो दोनों क्या रहेंगे समान है। देखो ये तो फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8 नंबर। जो फर्स्ट होता है जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, तो फर्स्ट वाला भी सा है और लास्ट वाला भी सा, तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों क्या है, समान है ना इसमें सा सा। तो उन्होंने न्यूलैंड ने भी यही बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है दोनों के गुण धर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे हम बात करें हमारे पास आता है लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद में क्या आएगा, नियोन को नहीं लेना क्योंकि नोबल गैस होती है। उसके बाद में क्या आता है सोडियम। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास लिथियम, और लास्ट क्या दे रखा है हमें सोडियम। तो आप ध्यान रखोगे जो लिथियम और सोडियम के गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो न्यूलैंड्स ने यही बताया कि फर्स्ट एलिमेंट के लक्षण आठवें एलिमेंट के क्या होते हैं, समान होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखो समझ, देखो ये टेबल दे रखी है आपको। देखो इसमें लिथियम 1 नंबर पे आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और वापस से क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 नंबर। तो फर्स्ट और सेकंड के गुण धर्म क्या रहेंगे, समान। यहाँ भी आप काउंट कर सकते हो, इसको 1 नंबर ले लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये वापस से कौन सा आ जाएगा 8 नंबर। तो फर्स्ट से और 8 के क्या होते हैं गुणधर्म समान। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुणधर्म क्या रहेंगे, समान होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं, समान। बोरोन और एल्यूमिनियम के समान। कार्बन और सिलिकॉन के समान। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के समान। ऑक्सीजन और सल्फर के समान। फ्लोरीन और क्लोरीन के क्या होते हैं, समान। तो न्यूलैंड ने यही बताया कि जो फर्स्ट जो एलिमेंट रहेगा या फिर आठवां एलिमेंट होता है, उन दोनों के लक्षण क्या होते हैं, गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। ये ध्यान रखोगे आप। और अब क्या देखते हैं हम, इसकी कमी। जो न्यूलैंड था उसकी क्या कमियां थी, तो इसकी कमी की हम बात करें तो जो न्यूलैंड था उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व ज्ञात थे। कितने थे, 56। तो जो न्यूलैंड था वो नियम कहां तक लागू होता था, हमारे केवल कैल्शियम तक लागू होता था। कहां तक लागू होता था, कैल्शियम तक। देखो कैल्शियम दे रखा है आपको 40। तो आप इसकी कमियां ये ध्यान रखोगे, तब कितने तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व ज्ञात थे, और कहां तक लागू होता था, कैल्शियम तक। लेकिन इस आगे जब आगे चलते हैं तो 56 से आगे भी क्या हो गई थी, तत्वों की खोज, क्योंकि टोटल कितने तत्व होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, 118। तो आगे के तत्वों को न्यूलैंड नहीं जचा सका। तो ये कहां तक लागू होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। तो न्यूलैंड का नियम कहां तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। और न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम आया तब कितने तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व ज्ञात थे, और टोटल कितने होते हैं, 118। देखो आगे, देखो अगली बात करें हम, थर्ड आए मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। फिर कौन आए, मेंडलीफ। तो मेंडलीफ जो थे उन्होंने सबसे पहले क्या दी थी, आवर्त सारणी। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दी, तो आप क्या बताओगे, मेंडलीफ ने। किसने दी, मेंडलीफ ने। तो सबसे पहले आवर्त सारणी खोज किसने की थी, मेंडलीफ ने की थी। तो मेंडलीफ ने क्या बताया, मेंडलीफ में एक पॉइंट ध्यान रखोगे आप, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो किस पे डिपेंड करती थी, परमाणु द्रव्यमान पर, एटॉमिक मास पर। तो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो हमें कौन सी आवर्त सारणी प्राप्त होती है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी प्राप्त होती है। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे एक तो होते हैं आवर्त,
जिसे हम बोलते हैं पीरियड। एक आएगा ग्रुप, जिसे हम बोलेंगे वर्ग, समूह बोल लो, ग्रुप। तो आप ध्यान रखोगे आवर्त तो किसे बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे तो हम क्या बोलते हैं, आवर्त। और जो क्या रहेंगी, जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप या समूह बोलते हैं। तो आप ध्यान रखोगे जो तिरछी लाइनें होती हैं उन्हें तो हम क्या बोलेंगे, आवर्त या पीरियड बोलेंगे। समूह किसे बोलते हैं, जो क्या रहेंगी, खड़ी लाइन होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रुप या समूह। तो आपसे मैंडलिप में पूछेगा कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह। इसके अलावा जो आधुनिक आवर्त सारणी आएगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी, उसमें पूछेगा आवर्त और समूह कितने होते हैं। अब देखो ये इधर रखिए आपको मैंडलिप की आवर्त सारणी। जो मैंडलिप थे ना, जो मैंडलिप की आवर्त सारणी है, मैंडलिप के अंदर एक तो पूछेगा आपसे जो पीरियड होते हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं आवर्त। तो मैंडलिप की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे। आवर्त किसको बोलते हैं, जो तिरछी लाइनें होती हैं। देखो सामने तिरछी लाइन कौन सी रहेगी, एक तो हाइड्रोजन वाली, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इसमें कितने आवर्त होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6 आवर्त होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछेगा ग्रुप या समूह। समूह किसको बोलते हैं, जो खड़ी लाइनें होते हैं। खड़ी लाइनें कितनी रहेंगी इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इसके अंदर ग्रुप कितने होते हैं, 8। तो आप ध्यान रखोगे जो हमारी मैंडलिप की जो आवर्त सारणी थी उसके अंदर पीरियड तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, और ग्रुप कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसके अलावा जो हमारे मैंडलिप नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसके आधार पर रखा था इनको, परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार बोल दो, परमाणु द्रव्यमान बोल दो, एटॉमिक मास। किसके आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर। अब इसकी क्या देखते हैं हम, कमियां। इसकी क्या कमियां थी, जो मैंडलिप थे इन्होंने क्या किया था, मैंडलिप ने कुछ स्थान भी छोड़ दिए थे, कुछ स्थान छोड़ दिए थे, रिक्त स्थान। आपकी जो मैंडलिप ने आवर्त सारणी बनाई उसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे जिनकी खोज उस समय नहीं हुई थी और बाद में उनकी खोज हुई। और मैंडलिप ने पहले उनके क्या बता दिए थे, लक्षण गुण बता दिए थे कि जो इस जगह, जो खाली जगह है उस जगह में जो एलिमेंट आएगा उसके करैक्टर ये रहेंगे। और उसके बाद में उस एलिमेंट की खोज हुई ना, तो उसके अंदर करैक्टर भी कैसे पाए, वैसे ही पाए। इसकी क्या थी, खूबी थी ये सबसे बड़ी। और कमियां क्या थी, कमी ये थी कि कुछ तत्वों को परमाणु भार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रख रहा था, लेकिन ज्यादा परमाणु भार वाले को आप लिख सकते हो कि जो ज्यादा परमाणु भार था, परमाणु भार वाले एलिमेंट को कम परमाणु भार वाले एलिमेंट से क्या रख दिया था, इसने पहले लग दिया था। जैसे टेलुरियम होता है, उसको किसके पहले लग दिया था, इसने आयोडीन से पहले लिख दिया था। तो ये जो परमाणु भार जिसका ज्यादा होता था ना, वो लास्ट बाद में आना चाहिए था, लेकिन परमाणु भार ज्यादा वाले को परमाणु भार कम वाले से भी क्या रख दिया इसने पहले ही। वो क्या थी, इसकी कमियां थी। इसके बाद में कौन आए, मोजले। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। इसके बाद में कौन आए, मोजले नामक वैज्ञानिक, जिसने कब की थी, 1913 के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। जो फर्स्ट में हमने डायग्राम देखा था वो क्या था, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी, जो किसके द्वारा दी गई, मोजले के द्वारा। जो मोजले ने आवर्त सारणी दी वो किसके आधार पर दी थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, एटॉमिक नंबर। मोस्ट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो मोजले की आवर्त सारणी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान पर। और जो मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, परमाणु क्रमांक पर। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो कौन सी प्राप्त हुई हमें, आधुनिक आवर्त सारणी। जो अब जो हम पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करते हैं वो कौन सी है, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी, जो किसके द्वारा दी गई थी, मोजले के द्वारा। कब दी गई थी, 1913 के अंदर। आप ध्यान रखोगे परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के आधार पर। एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया था आपको, कोई भी सिंबल होता है नीचे क्या रखते हैं, जेड, ऊपर क्या रखा जाता है, ए। जो जेड होता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, जो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर। जो प्रोटॉन जितने रहेंगे उतना ही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर। ऊपर जो ए रखा जाता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास, परमाणु
द्रव्यमान, जो क्या होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। इसके अलावा मैंने बता दिया था आपको, जो किसी भी एलिमेंट का जो नाभिक होता है उसमें तो क्या होते हैं प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस नाभिक होता है, न्यूक्लियस नाभिक। इसके अलावा बाहर क्या होती है, उसकी सेल कक्षा होती है जिनमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान रखोगे एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं, जितने प्रोटॉन रहेंगे उतना क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। ए क्या होता है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान होता है, जो क्या होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। जो नाभिक होता है परमाणु का, उसके अंदर तो क्या होते हैं प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बाहर सेल कक्षा के अंदर होते हैं। देखो हम देखते हैं अब आधुनिक आवर्त सारणी हमारी। देखो ये आपके सामने एक क्या है, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी, जो किसके द्वारा दी गई, मोहदले के द्वारा। इसमें ध्यान रखोगे आप, सबसे पहले तो आप पीरियड ध्यान रखोगे इसके अंदर। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे पीरियड्स की संख्या, जिसे हम बोलते हैं आवर्त। आवर्त मैंने बता दिया था, जो तिरछी लाइनें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्त। देखो इसके अंदर आवर्त कितने दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो ये नीचे लिख रखे हैं दोनों, ये तो यहीं से लिए गए हैं, अभी बता दूंगा मैं। तो इसके अंदर आवर्त कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा ग्रुप, समूह। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसके अंदर समूह कितने होते हैं, समूह आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसके अंदर ग्रुप कितने होते हैं, 18। तो आप ध्यान रखोगे हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसके अंदर पीरियड तो कितने होते हैं, 7 होते हैं, और ग्रुप या समूह कितने होते हैं, 18 होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखोगे आप। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट जो पीरियड रहेगा, फर्स्ट जो पीरियड होता है, जैसे मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो जो फर्स्ट पीरियड रहेगा जिसके अंदर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। जो फर्स्ट पीरियड रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड को क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल जिसे हम बोलते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। यहां पर भी लिख देता हूं मैं। जो फर्स्ट हमारा आवर्त रहेगा, फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु। इसके अलावा सेकंड की बात करें, जो सेकंड हमारा आवर्त रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे, एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मर्दा धातु, क्षारीय मर्दा धातु, एल्कली अर्थ मेटल। जो फर्स्ट जो हमारा क्या रहेगा, ग्रुप पीरियड नहीं सॉरी, जो ग्रुप रहेगा हमारा, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको तो हम क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल क्षारीय धातु। जो सेकंड हमारा ग्रुप रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल क्षारीय मर्दा धातु। इसके अलावा जो दोनों ग्रुप आते हैं फर्स्ट और सेकंड, इसे हम क्या, कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, एस ब्लॉक। मैं एक बार समझा देता हूं आपको। हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर 4 ब्लॉक होते हैं। एक तो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व। सेकंड होता है पी ब्लॉक तत्व। थर्ड होता है एस पी डी ब्लॉक तत्व। और फोर्थ होता है एफ ब्लॉक तत्व। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर 4 ब्लॉक होते हैं। एक एस ब्लॉक तत्व, सेकंड पी ब्लॉक, थर्ड डी और फोर्थ एफ ब्लॉक होता है। ये ब्लॉक कैसे देखे जाते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है, जैसे आपने लिख दिया 1s 2s 3s 4s 5s। 1s वाले के सामने कुछ नहीं लिखना आपको, 2s के सामने क्या लिखोगे 2p 3p 4p 5p। फिर 2p के सामने कुछ नहीं लिखना आपको, 3d 4d 5d रखोगे। 3d के सामने कुछ नहीं लिखना, 4f और 5f। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर 2s में, फिर 2p 3s में, 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो s आएगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और f के अंदर कितने भरे जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। s के अंदर 2, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10, f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्योंकि जो s होता है उसके अंदर एक ही सेल होता है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। p के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसके अंदर 1 में 2 आएंगे, 3 में कितने आते हैं, 6। d में होते हैं 5, कितने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 होते हैं, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। f के अंदर कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसके अंदर कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम बात करें कि हमारे पास जैसे कोई भी जो s ब्लॉक रहेगा उसके अंदर कौन सा आता है, ग्रुप फर्स्ट आता है और ग्रुप सेकंड आता है। कौन सा आएगा, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर आप ले सकते हो, जैसे फर्स्ट ग्रुप का हमने कौन सा ले लिया, सोडियम, सोडियम एलिमेंट लेते हैं तो हमने कौन सा ले लिया, सोडियम Na, जो कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। और जितना उसका एटॉमिक क्या रहेगा, नंबर होता है, अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने क्या होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम सबसे पहले किस में भरोगे आप, 1s के अंदर, और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s 2। 1s के बाद में किस में भरेंगे, 2s में, और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद में किस में भरेंगे, 2p, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। 2p के बाद में किसका नंबर आएगा, 3s का, 3s। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 4 और 6 10 10 11 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बच गए हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। कितना बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब देखो सामने 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब क्या देखना आपको, जो सोडियम है उसका जो सबसे लास्ट देखना आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर जो सबसे लास्ट रहेगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जा रहा है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में किस में भरा जा रहा है, s के अंदर। इस कारण से किस ब्लॉक के अंदर आएगा, s ब्लॉक के अंदर आता है। इसी के आधार पर क्या बोला जाता है, s ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर सबसे लास्ट अगर जो इलेक्ट्रॉन s के अंदर आएगा ना, वो सभी तत्व किसके अंदर आएंगे, s ब्लॉक के अंदर आते हैं। जैसे p ब्लॉक का लेते हैं हम, p ब्लॉक कौन सा होता है हमारा, जो 12 से लेकर के, देखो जो 13 नंबर से लेकर के 18 तक सभी होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट। इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन, कौन सा लेते हैं हम, नाइट्रोजन। देखो हम लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। सबसे पहले किस में भरना है, 1s में। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। उसके बाद में 2s में, s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। फिर हम भरते हैं 2p, p के अंदर देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 कितने भर दिए हमने, 4। तो कितने बच गए हमारे पास, 3। तो वो किस में आ जाएगा, 2p, क्योंकि p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो किस में भर दिया, 2p3। देखो अब सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं किसके अंदर आ रहे हैं, p के अंदर। तो ये तत्व जो नाइट्रोजन है वो कौन से ब्लॉक में आएगा, p ब्लॉक के अंदर। इसी प्रकार d के अंदर अगर सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो d ब्लॉक के अंदर, f में आएगा तो f ब्लॉक के अंदर आता है। ये ध्यान रखोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सबसे लास्ट आता है, उसी के आधार पर क्या बनाए जाते हैं, ब्लॉक। और जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें कितने ब्लॉक होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है s, p, d और f होता है। अब देखो इसका देखते हैं वर्गीकरण। देखो सामने देखो, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड रहेगा इन दोनों को तो हम कौन सा बोलते हैं, एस ब्लॉक। कौन सा बोलेंगे, एस ब्लॉक के तत्व। क्योंकि जो सबसे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा
वो किसके अंदर आएगा, एस के अंदर, एस कक्षक के अंदर आता है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, एस ब्लॉक के तत्व। इसके बाद में हम बात करें पी की, तो ये जो 13 नंबर ग्रुप से लेकर के 18 नंबर ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको हम कौन सा बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। कौन से बोलेंगे, पी ब्लॉक के, क्योंकि सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, पी के अंदर। इसके अलावा जो थर्ड नंबर ग्रुप से, तीसरे ग्रुप से 12 नंबर ग्रुप तक जितने भी बच गए उनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्व। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्व। और जो सबसे लास्ट में जो नीचे दिख रही है आपके दो, ये क्या होते हैं, एफ ब्लॉक। कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये ध्यान रखोगे आप। मैं बता देता हूं आपको, फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप रहेगा, समूह होता है, उसके अंदर तो कौन सा आएगा, एस ब्लॉक के तत्व। उसके अलावा बात करें 13 नंबर से लेकर के 18 ग्रुप तक, 13 से 18 तक जो ग्रुप समूह होता है उसके इलेक्ट्रॉनों, उसके जो एलिमेंट रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से बोलते हैं हमें, पी ब्लॉक के एलिमेंट। इसके अलावा हम बात करें जो 3 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, 3 नंबर समूह से लेकर के 12 नंबर तक कौन से आते हैं, डी ब्लॉक तत्व। कौन से आते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। और जो सबसे लास्ट में जो नीचे होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, एफ ब्लॉक के अंदर। किस में आते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर। और पी, एस, पी, डी और एफ कैसे बोला जाता है, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आएगा तो एस ब्लॉक में, पी के अंदर, डी के अंदर और एफ में। तो आप ध्यान रखोगे जो हमारा समूह फर्स्ट और सेकंड होता है वो एस ब्लॉक के अंदर, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये किसके अंदर आते हैं, पी ब्लॉक के अंदर। इसके अलावा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 3 से लेकर के 12 किस में आते हैं, डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। और जो नीचे दो दिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे एफ ब्लॉक के तत्व। कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। इसके अलावा जो एस ब्लॉक रहेगा उसमें जो फर्स्ट समूह रहेगा उसको हम कौन सा बोलते हैं, एल्कली मेटल क्षारीय धातु। सेकंड को क्या बोलते हैं हम, एल्कली अर्थ मेटल क्षारीय मर्दा धातु। इसके अलावा भी नाम होते हैं इनके। ये ध्यान रखोगे आप यहां तक, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। देखो सामने। इसके अलावा हम बात करें जो 13 नंबर ग्रुप आता है उसके अंदर बोरोन है, इसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली, बोरोन परिवार। कार्बन वाले को कार्बन परिवार, नाइट्रोजन वाले को नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार। ऑक्सीजन वाले को ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार। फ्लोरीन रहेगा और ये लास्ट वाला। देखो जो ऑक्सीजन होता है ना, जो हमारा समूह 16 होता है, ग्रुप नंबर 16, जिसके अंदर क्या आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो इनको हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं चालकोजन, चालकोजन समूह। कौन सा बोलते हैं, तो वर्ग जो 16 रहेगा उसको हम कौन सा बोलते हैं, चालकोजन समूह। इसके अलावा जो 17 होता है फ्लोरीन वाला, तो हम बोले समूह 17, इसको हम कौन सा बोलते हैं, हैलोजन। कौन सा समूह बोलते हैं, हैलोजन। और जो सबसे लास्ट वाला 18वां रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस। इसके अलावा शून्य समूह भी बोलते हैं। अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर ये क्या होता है, फुल फील्ड होता है। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन न तो बाहर जाता और न ही अंदर आता, क्योंकि सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट रूल क्या करता है, ये कंप्लीट करता है। तो न तो इलेक्ट्रॉन लेता न देता, तो ये क्या होते हैं, अक्रिय, किसी के साथ भी क्रिया नहीं करते और सभी क्या होती हैं, गैसें होती हैं। जिसे इसी कारण इनको हम कौन सा बोलते हैं, अक्रिय गैस भी और शून्य समूह बोलते हैं। तो आप ध्यान रखोगे 16 नंबर ग्रुप को चालकोजन बोला जाता है, 17वें को हैलोजन बोला जाता है और 18वें को अक्रिय गैस या शून्य समूह बोला जाता है। इसके अलावा फर्स्ट को एल्कली मेटल क्षारीय धातु, सेकंड को एल्कली अर्थ मेटल क्षारीय मर्दा धातु बोलते हैं। और जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 118। कितने तत्व ज्ञात हैं, 118। ये भी ध्यान रखोगे आप। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जो ग्रुप रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। सेकंड को क्या बोलेंगे, क्षारीय मर्दा धातु। 16 नंबर ग्रुप को क्या बोलते हैं हमें, चालकोजन।
17 नंबर को हैलोजन। और जो 18वां होता है उसको हम कौन सा बोलते हैं? शून्य जीरो समूह भी बोलते हैं और अक्रिय गैसें भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अक्रिय गैसें भी। आज की क्लास में तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अगली क्लास होगी ना, उसके अंदर जो हमारी जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, इसके जो 118 तत्व हैं, इनको कंप्लीट याद करेंगे हम ट्रिक वाइज। क्या करेंगे? कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे ट्रिक वाइज। और जो थर्ड क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे? इनके जो, जैसे हम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलते हैं, तो इनका एटॉमिक साइज, जो आकार होता है, परमाणु आकार होता है, वो बढ़ता है या घटता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ता है या घटता है। इसके अलावा बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम बोलते हैं विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता बढ़ती है या घटती है। ऊपर से नीचे चलेंगे टॉप टू बॉटम, तो इनकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या घटती है। इसके क्या करेंगे? लक्षण ज्ञात करेंगे। इसके अलावा जो टोटल 118 एलिमेंट है उनको भी विद ट्रिक आपको आंगलियों हाथों पर याद हो जाएगी। 100 कुल टोटल 118 एलिमेंट, तो इनको एक ट्रिक वाइज याद करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो वेरिएशन आते हैं उनको भी। तो आज की क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हमारा चैनल है GK बाय मालाराम सर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।